आखिर है क्या? कुछ लोग इसे प्राण ऊर्जा के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे अवचेतन मन से भी जोड़ते हैं। कुछ पर्दे पर फिल्मी आत्माएं भी दिखाई जाती हैं जिनका यथार्थ से कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ लोगों के सामने डर परोसने का एक साधन है। आत्मा शब्द आते ही लोगों के मन में एक अजीब सी छवि बन जाती है, कुछ खतरनाक सी, नुकसानदेह, भूत प्रेत जैसी। जबकि आत्मा की परिभाषा इन सब से बहुत बृहद है, बहुत बड़ी। इसे हम भौतिक रूप से परिभाषित ही नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिक जगत की तो अपनी कुछ सीमाएं हैं। आत्मा को परिभाषित करने के लिए हमें उसकी सीमाओं का भी निर्धारण करना होगा, जबकि उसकी कोई सीमाएं नहीं होती। डॉक्टर न्यूटन ने आत्मा को एक प्रकाशमय बौद्धिक ऊर्जा के रूप में बताया है, जो विद्युत चुंबकीय बल की भांति कंपायमान तरंगों के रूप में कार्य करती है। लेकिन इसमें पदार्थ के जैसे आवेशित कणों की सीमाएं नहीं होती, और साथ ही साथ आत्मा की ऊर्जा एक समान भी नहीं होती। हर एक की आत्मिक ऊर्जा अलग अलग होती है। जैसे सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, ठीक वैसे ही उनकी आत्मिक ऊर्जा भी अलग अलग होती है। इसकी भी अपनी एक अलग पहचान होती है। एक आत्मा के विकास को उसने कितनी तरक्की की है, उसमें कौन कौन से गुण विद्यमान हैं, इन सबको उसके रंगों के अभाव से पहचाना जा सकता है। पर इन सब के बावजूद कोई भी ये स्पष्ट नहीं कर पाता कि एक सत्ता के रूप में आत्मा क्या है। अनेक जन्मों में कोई आत्मा अलग अलग इंसानी मनों के साथ क्रिया करती है। इसके बाद आत्मा लोक में भी बहुत कुछ करती है, लेकिन इन सब के बावजूद उसके अंदर संपूर्णता प्राप्त करने की एक लालसा होती है। वो खुद को संपूर्ण बनाना चाहती है। आत्मा की ऊर्जा को समझने के लिए हमें इसकी संरचना के सभी पक्षों को जानना होगा, और साथ ही इसके स्रोत को भी पहचानना होगा। आत्मा की संपूर्णता के बारे में अभी तक ठीक तरह से या कहीं पूरी तरह से नहीं जाना जा सका है। प्राचीन मिस्रवासी कहते थे कि आत्माओं को समझने के लिए हर आदमी को अपने हृदय की आवाज़ सुननी होगी। शायद वो सही थे। एक आत्मा जब अपने भौतिक मृत्यु के पश्चात आत्मिक द्वार को पार करती है, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके मार्गदर्शक से होती है। इस पहली मुलाकात के समय उसके मार्गदर्शक जिस पद्धति का सहारा लेते हैं, उसे ऊर्जावान करने के लिए उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आवरण और दूसरा केंद्रीय प्रभाव। आवरण आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लौटने वाली आत्माएं अपने मार्गदर्शक की शक्तिशाली ऊर्जा के आगोश में चली जाती हैं। जैसे ही दोनों एक साथ होते हैं, आत्मा और उसका मार्गदर्शक, तो आत्मा को ऐसा महसूस होता है जैसे दोनों एक बुलबुले के अंदर हों। ये इनकी पहली मुलाकात होती है, जिसे डॉक्टर न्यूटन के सभी माध्यमों ने शुद्ध समाधि के रूप में वर्णन किया है। अब केंद्रीय प्रभाव की जो प्रक्रिया है वो इससे थोड़ा हटकर है। इसमें मार्गदर्शक आत्मा के पारलौकिक शरीर के किसी निश्चित बिंदु पर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसे एक तरह से अगर दुनियावी भाषा में बोले तो स्पर्श थेरेपी की तरह है, जहाँ मार्गदर्शक आत्मा के पारलौकिक शरीर के किसी बिंदु को प्रेम पूर्वक स्पर्श करता है। इसके बाद गहन भेदन की प्रक्रिया होती है। अब इन दोनों ही प्रक्रियाओं में से किसे चुना जाएगा, ये एक आत्मा की अवस्था और उसके मार्गदर्शक की इच्छा पर निर्भर करता है। अब बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जो मार्गदर्शक तो नहीं हैं, पर किसी जीवित व्यक्ति पर इन दोनों ही तरीकों का उपयोग कर सकती हैं, जैसा कि एलिस के साथ हुआ था। जब वो टेमानो की मृत्यु के बाद बहुत दुखी थी, टेमानो ने उसे इन्हीं दोनों तरीकों से राहत पहुंचाई थी। ऐसे ही एक माध्यम की मृत्यु उसके विगत जीवन में वाहन दुर्घटना से हुई थी। उस दुर्घटना में उसकी एक टांग घायल हो गई थी। मृत्यु के बाद जब वो आत्मालोक के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो उसका अनुभव कुछ इस प्रकार था। ये एग्जैक्ट उसी के वर्ड हैं। जब मैं प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तब मेरे मार्गदर्शक ने मेरी ऊर्जा के प्रभा मंडल में दरारें देखी। तब क्षतिग्रस्त ऊर्जा को उसके स्थान पर वापस लाने के लिए उसने तुरंत उसे ढकेलना आरंभ कर दिया। उसने खुरदुरे किनारे को भरने, सुगठित करने और चिकना बनाने के लिए इसे इस तरह से ढाला जैसे मिट्टी भरनी हो। अब अगर देखिए तो हमारा सूक्ष्म शरीर या आत्म शरीर भी कह सकते हैं, वो हमारे भौतिक शरीर का एक ढांचा सा होता है, जिसके साथ हम आत्माएं आत्मालोक में प्रवेश करती हैं। मूलतः यह मानवीय शरीर की छाप सी होती है,
जिसे अभी तक हमने उतारा नहीं होता है। ये कोई स्थायी नहीं होती, बल्कि आगे चल के हम इसे सहज रूप से रंगीन और दमकती ऊर्जा का रूप दे सकते हैं। अगर पिछले जीवन के क्षतिग्रस्त शरीर के ढांचे को ठीक से सुधारा नहीं गया, तो आगे आने वाले जीवन में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिले हैं जो मृत्यु के समय देह तो छोड़ देते हैं, पर उन पर शारीरिक और भौतिक चोटों के असर साफ दिखाई देते हैं। और कभी कभी तो ये सिर्फ आत्मा लोक तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि अगले जीवन में भी ये फॉरवर्ड हो जाता है। अगला केस एक ऐसे माध्यम का है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तोपों की गोलाबारी में मारा जाता है। अच्छा, एक बात ये कि व्यक्ति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी था और आज डॉक्टर न्यूटन के सामने भी है। यानी जब हमें फिर यहीं आना है तो हम सिर्फ आज को क्यों देखते हैं? आज हर तरह के पैतरे करो, भाड़ में जाए दुनिया। कल हम थोड़े रहेंगे देखने के लिए। ये क्या सोच है? जैसे दुनिया हम आज बना के जाएंगे, फिर वैसी ही दुनिया में तो आएंगे ना। बुराई किसी को पसंद नहीं है, चाहते तो सब अपने लिए अच्छा ही है। फिर अच्छा बनाएगा कौन? आज क्रिएटर हैं, कल हो सकता है उसी के भुक्तभोगी हों हम। है तो सारा हमारा ही किया धरा। खैर, ये माध्यम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई के मैदान में कीचड़ से लथपथ है, तोपों से गोलाबारी हो रही है और अंत में ये मारा जाता है। अपनी भौतिक देह को छोड़कर जब ये आत्मालोक की तरफ बढ़ता है तो सफ़ेद पोशाक में एक आकृति को अपनी तरफ आते हुए देखता है। अब डॉक्टर न्यूटन उससे पूछते हैं, ये कौन है? इस पर उसका जवाब था, मैं केट को देख रहा हूँ। वह हाल ही में हमारे समूह में नियुक्त की गई एक नई शिक्षिका है। उसका रंग रूप कैसा है? वह तुमसे क्या कह रही है? वो युवा है, उसका माथा चौड़ा है और उसका चेहरा निष्कपट। वह शांति का प्रसार सा कर रही है, किंतु मुझे चिंतित सी लग रही है। वह मेरे समीप नहीं आएगी। क्यों? क्यों नहीं आएगी? मेरी ऊर्जा बुरी स्थिति में है। वह मुझसे कहती है, जेड, तुम्हें अपनी चिकित्सा स्वयं करनी होगी। इस प्रयास में उसे भी तो तुम्हारी सहायता करनी होगी ना। वह युद्ध में छत विछत हुई मेरी नकारात्मक ऊर्जा के समीप बिल्कुल भी नहीं आना चाहती। वैसे जेड, मैंने कभी भी अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ने वाली किसी मार्गदर्शक के बारे में नहीं सुना है। क्या वह संपर्क प्रभाव से डरी हुई है? शायद इसी प्रकार की कोई बात है, पर आपको ये समझना चाहिए कि वह अभी इस कार्य के लिए नई है। लग रहा है वह खुद से खुश नहीं है। अब डॉक्टर न्यूटन ने उससे आगे पूछा, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि अभी तुम्हारी ऊर्जा किस प्रकार की दिखाई पड़ती है? मेरी ऊर्जा अस्त व्यस्त है, टुकड़ों में विभक्त, काले टुकड़ों में, अनियमित सी सीधी पंक्ति से पूर्णतः बाहर। अब डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, क्या ऐसा इसीलिए है कि मृत्यु के समय तुम अपने शरीर से पर्याप्त तेजी से नहीं निकल पाए थे? निश्चित रूप से मैं कुछ समझ नहीं पाया था। आमतौर पर मैं मृत्यु को आता हुआ देखकर बंधनों को काट देता हूँ। खैर, क्या केट तुम्हारी ऊर्जा को नया क्रम देने में थोड़ा सा भी सहयोग नहीं कर सकती? वह तो कर रही है, थोड़ा सा। मेरा अनुमान है कि इस क्षण उसके लिए भी यह कार्य भारी है। और तुम क्या कर रहे हो? मैं उसके सुझाव पर अमल करता हुआ स्वयं की सहायता करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। यह बहुत बिखरी हुई है। फिर ऊर्जा की एक शक्तिशाली धारा मुझसे टकराती है, जैसे अग्निशामक वाहन से पानी, और यह मुझे नया रूप लेने में और थोड़ी मात्रा में नकारात्मकता को बाहर निकालने में सहायता कर रही है। अब डॉक्टर न्यूटन ने उससे कहा, जेट, मैंने एक ऐसे स्थान के बारे में सुना है
जहाँ हाल ही में लौटी क्षतिग्रस्त आत्माओं पर ऊर्जा बरसाई जाती है। क्या यह वही स्थान है जहाँ पर तुम अभी हो? हाँ, ऐसी ही कोई बात हो सकती है। यह मेरे मार्गदर्शक बेल का अनुमान है। मैं उसे अभी देख रहा हूँ। वह इस प्रकार की चीज़ों का वास्तव में समर्थक है। वह केट की सहायता करता हुआ ठीक उसके पीछे खड़ा है। अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? बेल क्रमशः लुप्त हो रहा है और केट मेरे समीप है, मुझे अपनी बाहों में लपेट लेती है और हम चलते हुए बात करना आरंभ कर देते हैं। अब डॉक्टर न्यूटन उसे जानबूझकर उकसाते हैं क्योंकि केट ने पहले उसकी सहायता नहीं की थी। वो माध्यम से पूछते हैं, क्या तुम्हें केट पर किसी प्रकार का विश्वास है, जबकि उसने तुमसे अछूत के समान व्यवहार किया था? अरे, तुमने तो कांटे जैसी बात कर दी। उसे बहुत जल्दी ही इस प्रकार की उलझी ऊर्जा को सुलझाने में योग्यता हासिल हो जाएगी। मैं उसे काफ़ी चाहता हूँ। उसमें अनेक प्रकार के ईश्वरीय गुण हैं, किंतु अभी रचना प्रक्रिया उसमें से एक नहीं है। यानी केट अभी अभी एक नई मार्गदर्शक बनी है। उसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अभी वो ऊर्जाओं को ठीक से मैनेज करने में पारंगत नहीं हुई है। सीख रही है, धीरे धीरे सीख जाएगी। इसी वजह से जेट का दूसरा मार्गदर्शक बेल को आना पड़ता है। वो केट के पीछे से एक शक्तिशाली ऊर्जा की धारा को जेट की तरफ फेंकता है, जिससे उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है, जो एक नया रूप लेने में जेट की मदद करती है। इसी तरह से कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बहुत क्षतिग्रस्त होती हैं, कुछ कम क्षतिग्रस्त आत्माएं होती हैं। इनके लिए भी चिकित्सा के अलग अलग तरीके हैं। इनके बारे में हम आगे की कड़ियों में जानेंगे।